Assalamualaikum, welcome to the show Table Talk with PAWF. I'm your host Farooq Shabir. Firstly, I would like to appreciate the efforts of the media team here at PAWF for taking the initiative and making the idea possible. Today, the guest we have is a very well-known fitness trainer, mentor who has successfully implemented a training regimen that helped many athletes to win the stages at many levels. He is a General Secretary EBPSA, Associate Member KBPSA. He's a national and international judge for bodybuilding and men's physique. He's the head organizer Pakistan Arm Wrestling Falcons, Sajjad Burfat, and we will be discussing today with him performance enhancement and strength and conditioning. So without further delay, let's begin the show. Assalamu alaikum Sajjad bhai. Walaikum assalam. Sajjad bhai, how have you been? I've been good, I'm doing well. How are you? I'm okay, I'm fine. कैसा रहा मतलब अब तक का सफर आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग को लेके? बॉडी बिल्डिंग तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ एंड आई एंजॉय डूइंग इट इन द अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर. नाउ आई एम हेल्पिंग अदर टू डू इट. सो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपका खासा एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डिंग में रहा है और मेंस फिजिक और क्लासिक के अंदर आप जजिंग भी करते रहे हैं और आपने देखा है बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बेसिकली कॉन्टेस्ट नहीं लड़ना चाहते लेकिन दे आर ट्रेंड अप टू दैट लेवल कि वो किसी भी कम्पिटिटिव स्पोर्ट में जा सकते हैं. तो आपको इस बात का ख्याल कैसे आया कि बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग को कनेक्ट किया जाए? ऑलराइट, देखिए बॉडी बिल्डिंग आई पुट इट लाइक दिस के इट्स मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स. ये एक आपको बेस प्रोवाइड करता है. आप जिस भी अपने स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन में राइट नाउ हैं कि आप अपने बार्स को रेस करें, लेवल को अपने हाई करें, क्योंकि जो बेसिक बॉडी बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट राइट नाउ इस वक्त लोगों के जहन में है अबाउट बॉडी बिल्डिंग वो ये है कि जी जस्ट बिल्ड द मसल्स, बट इट्स नॉट जस्ट बिल्डिंग द मसल. बिसाइड दैट इसके साथ आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने कंडीशन मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर एनी स्पोर्ट, जस्ट लाइक आर्म रेसलिंग जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव चीज़ है. और उसके लिए जिम के अंदर वो तमाम टूल्स और वो तमाम इक्विपमेंट और वो तमाम प्रोटोकॉल जो बॉडी बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है वो हेल्प आउट करेगा उन एथलीट्स को, प्लेयर्स को, कंटेस्टेंट्स को कि वो अपने लेवल्स को ऊपर ले जाएं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और अपने जो है अपने लिए ऑब्वियसली एक ट्रॉफी जीतें और कॉन्टेस्ट जीतें. लाइक यू सेड, अभी आपने कहा कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट और कंडीशनिंग में आप मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक भी कंडीशनिंग और परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट है. तो लेट्स बिगिन विद कंडीशनिंग. क्या है कंडीशनिंग? व्हाट इज कंडीशनिंग एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स आर्म रेसलिंग? इसका आर्म रेसलिंग में क्या रोल है? वेरी गुड क्वेश्चन. यूजुअली जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में है. तो जो इसमें आप देखते हैं वो कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर या कोच, तो एक्चुअली उसका जो सही उसकी डेजिग्नेशन है या टाइटल है ना वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है, विच इज़ आई डू एट माई जिम. सो व्हाट आई प्रोवाइड इज़ के एक बंदा आता है मेरे पास और वो एक सर्टन जो है ना स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता है. आई वुड पुट इट लाइक दिस कि जो फुटबॉलर्स हैं आप देखते हैं कभी आपने उनको शर्टलेस देखा हो तो आपको ऑलमोस्ट एक जैसी बॉडी नजर आती है. yes. तो वो एक सर्टन कंडीशन पे जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अपनी प्रोड्यूस करते हैं. लाइकवाइज आपने बहुत सारे पावर लिफ्टर्स को देखा होगा एंड यू सी दैट जो 23-24% बॉडी फैट पे वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं. ना आर्म रेसलिंग में भी एक सर्टन कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होती है, एक स्ट्रेंथ और कंडीशन. ना हाउ डू वी गेन स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ तो आपको पता है जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो एवरीडे बेसिस पे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है. बट अगर आप उसके लिए आर्म रेसलिंग के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं तो उसके लिए जो मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं या उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और कंडीशन है वो हमें उसके लिए हम एक डिज़ाइन करते हैं पूरा प्रोग्राम जिसके अंदर हमारे वर्कआउट्स होते हैं और हमें उसकी जो लेवल होता है स्ट्रेंथ का और जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो एंड्योरेंस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थ्रू वर्कआउट, थ्रू डिफरेंट अदर थिंग्स जो कि हम लेटर पार्ट में अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे बुलाते हैं. अगर मैं आपके सवाल का बहुत मुख्तसर सा जवाब दूं कि कंडीशनिंग क्या है तो वील पुट इट लाइक दिस कि जी एक सर्टन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, एक सर्टन अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास, एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो है एंड्योरेंस जो कि रिक्वायर्ड होती है मसल के लिए जब और स्ट्रेंथ, ये जब कंबाइन होती है एक साथ तो वो
चीज़ हम कंडीशन कहते हैं। यूजुअली बॉडी बिल्डिंग में कॉन्टेस्ट में कंडीशन ही देखी जा रही होती है, किस तरह से बॉडी बिल्डर जो है वो अपने आप को स्टेज पे लेके आया है और उस कंडीशन को फिर जजेस जो है वो एवेल्यूएट करते हैं। आर्म रेसलिंग में सो फार हेयर इन पाकिस्तान इस चीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई कि क्या कंडीशन हो, किस तरह की कंडीशन हो जिस पे एक आर्म रेसलर मैक्सिमम जो है वो आउटपुट अपना दे सकता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे हाउ डू वी इवैल्यूएट द पैरामीटर्स ऑफ कंडीशनिंग, यानी स्टैंडर्ड वाइज आर्म रेसलिंग का जो प्रोटोकॉल है गिवन है, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम। बॉडी बिल्डिंग में हम मसल स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, कंडीशनिंग भी उसको अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि हम अपने ऑक्सिलरी मसल ग्रुप्स को एनहांस करें और तरीके से लेके आएँ। लेकिन हाउ डज इट वर्क इन आर्म रेसलिंग और इसका क्या एक गिवन टाइम स्पैन होता है, हाउ डू वी अचीव इट? मेरे दो क्वेश्चन हैं। राइट, अच्छा देखिए कि जो कंडीशनिंग कैसे मेजर करते हैं या कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं कि बंदा राइट नाउ जो प्लेयर है उसकी कंडीशन क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशन चेक करने के लिए राइट नाउ वो किस जगह मौजूद है और जहाँ उसको जाना है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे की जा सकती है। तो उसके टूल्स कुछ हमारे होते हैं, टूल्स वी वोंट से टूल्स, वी कैन से दैट कि ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो जैसे एक हमारा बड़ा मेजर इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं FFMI, फैट फ्री मास इंडेक्स। नाउ अगर आप बहुत गौर से देखें इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स को, तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो यू सी कि उनका FFMI बहुत ऊपर होगा जी। FFMI का लेवल जो है वो मैं सजेस्ट करता है कि बंदे की राइट नाउ कंडीशन किस जगह पे मौजूद है, और जैसे जैसे हम उसके लेवल को ऊपर लेके जाते हैं थ्रू गेनिंग द मसल मास एंड डिक्रीजिंग द फैट, तो और उसकी मेटाबॉलिक कंडीशनिंग जो होती है आपके आर्म रेसलिंग में बड़ी स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको आपने बड़े मशहूर आपके आर्म रेसलर्स हैं, आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ लेरेट। यस, ठीक है, तो वो बहुत एंड्योर करता है, आपने देखा वो एंड्योर करता है, वो उसकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होती है कि वो प्लेयर को एग्जॉस्ट कर दे एंड देन वो अपना जो है वो गेम प्ले करता है। उसका जो मेजर जो गेम का हिस्सा है वो है कि एग्जॉस्ट कर देना एंड टू एंड्योर इट। तो मसल की जो एंड्योरेंस होती है वो भी एक सर्टेन तरीके से लाई जाती है। इट्स नॉट जस्ट द एक्सरसाइज, देयर आर थिंग्स, अदर थिंग्स इन्वॉल्व इनटू इट। There is a part of performance enhancement drug into it, your whole lifestyle in it, your diet is part of it, how much your heart can take it. So what we do when we are training you, so we increase your metabolic conditioning, which is your cardiac conditioning, your lungs capacity and your heart capacity. How does your heart is supporting you in enduring things. It's a bit complicated, but I hope कि आपको थोड़ा समझ। लेकिन जैसे आपने FFMI का जिक्र किया, तो FFMI के कुछ गिवन वो दायरे पर्टिकुलर कुछ स्टैंडर्ड्स होते होंगे जो ये डिसाइड करते होंगे कि कितनी बेसिकली कैपेसिटी या कितनी एफिशिएंसी कोई भी मसल या कोई भी बॉडी प्रोड्यूस करिए। आर्म रेसलिंग में पर्टिकुलरली कौन से ऐसे गैजेट्स होते हैं, क्या डू वी हैव सच गैजेट्स टू इवैल्यूएट द कंडीशनिंग पैरामीटर्स? देखिए जो मेन इंडिकेटर है वो तो मैंने आपको बताया था जी, एक्चुअली वो हर स्पोर्ट के अंदर यूज होता है जस्ट टू चेक कि प्लेयर जो है फिजिकली और कार्डियोवैस्कुलरली कहाँ खड़ा होगा, ठीक हो गया। इफ अ पर्सन इज हैविंग मोर मसल एंड लेस बॉडी फैट, obviously that can only be achieved through exercise and a very good diet and aerobic and anaerobic exercises which are involved into it. If कोई ये बंदा कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो आप देखेंगे कि उसका FFMI बहुत अच्छा होगा। अगर वो उसको फर्दर इनहेंस करता है थ्रू एक्सोजेनस चीज़ें, तो आप देखेंगे उसका लेवल एक और ऊपर होगा, ठीक है। तो हम एक तो पैरामीटर हमारे पास मेजर ये है कि हम इससे प्लेयर को देखें। सेकंड ये होता है कि हम जो अपने काम यहाँ पे राइट नाउ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी प्रिमिटिव। अगर आप देखें कि रशियंस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने लग गए थे एंड अमेरिकन वाज लाइक कि ये कैसे हो रहा है, बिकॉज रशियंस टुक अ स्टेप अहेड और उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की चीज़ें और इसको थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया। जो साइंटिफिक गैजेट्स अवेलेबल थी उनकी हेल्प लेना शुरू कर दी। और हेयर यस वी कैन यूज सेवरल थिंग्स, कुछ हमारे पास गैजेट्स हैं, वी कैन मेजर द फोर्स, जो कि फोर्स वो जनरेट कर रहा है। इफ़ यू गोइंग टू मेजर इट कि लेट जैसे मेरे पास प्लेयर आज आया, आई हैव चेक्ड इस कि वो कितनी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक सर्टन एंगल पे या एक सर्टन स्किल जो आपकी होती है आर्म रेसलिंग की उसके ऊपर, देन वी एक्चुअली वर्क ऑन इट एंड वी ट्राई टू इंक्रीज इट
एक्चुअली प्रोग्रेस कैसे आप कैचअप करेंगे? प्रोग्रेस आप ऐसे कैचअप करेंगे व्हेन यू नो कि बंदा पहले किस जगह खड़ा था और राइट नाउ किस जगह पे, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट यू आर राइट नाउ इज प्रोग्रेस, एंड वी नीड टू हैव गैजेट्स टू मेजर द प्रोग्रेस. इफ यू डोंट हैव इट यू विल बी एमलेस. यू वोंट हैव एन आइडिया कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये एक डिबेट है कि ग्लोबल स्केल के ऊपर भी मैंने देखा है और लोकल भी देखा है वैसे तो ये एक डिबेट रही है कि जितने आर्म रेसलर्स हैं वो उनमें से अक्सरियत जो है वो जिम जाती नहीं है और उनका ख्याल ये है कि अगर आप क्योंकि सिर्फ आर्म रेसलिंग करते हैं तो वो मोहम्मद अली की बहुत सारी कोट्स को कॉपी करते थे कि इफ़ यू हैव टू डू द बॉक्सिंग जस्ट गो इन द रिंग. और वो लेकिन ये सप्लीमेंट्री फैक्ट एक है इसके साथ कि आप जो है वो जिम को रखते हैं साथ. तो आप क्या कहना चाहेंगे आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को कि दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द जिम ट्रेनिंग और इज इट सर्किट ट्रेनिंग और व्हाट इट इज़? ओके, मैं इसका जवाब दूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलवाता हूँ. जॉन ब्रिजिंग का एक बड़ा फेमस मैच हुआ था बोगोएडा आई गेस उसका नाम, जिसमें वो ये हार गया था 2004 में नेवर ऑफ. यस, आई एम राइट अबाउट इट, राइट? तो व्हाट वाज द बिगेस्ट फैक्टर उसके अंदर? आपने देखा कि वो रशियन बंदा जिम में हार्डकोर वर्कआउट्स करता था. स्किल वाइज आई डोंट थिंक सो वो जॉन ब्रिजिंग से अच्छा था. सो योर स्किल वाज बीटन बाय द कंडीशन व्हिच ही हैड. तो अगर एक एवरेज प्लेयर है और वो जिम की हेल्प लेता है और वो खुद को एनहांस करता है और डेवलप करता है तो वो एक बहुत ही स्किल्ड बंदे को हेड टू हेड जो है वो फेस कर सकता है. मे भी अच्छा हो जाए जैसे वो बैठा हो गया था, मे भी हरा दे उसको. तो वी गॉट प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स कि लोगों ने अपने लेवल्स को बड़ा रेस किया है वहाँ जाके, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ. डिसाइड दैट एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ इसमें कि एट दैट मोमेंट जो पहले का टाइम था जिसमें लोग जिम नहीं जाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल या अमेचर लेवल के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो मे बी 20-30 ईयर्स अगो वो जिम नहीं जाते होंगे. बट इज देयर एनी एग्जांपल राइट नाउ कि कोई टॉप नॉच प्लेयर जिम या जिम इक्विपमेंट्स को यूज करे बगैर अपनी ये कंडीशन ला रहा हो? नहीं, ऐसा यू डोंट हैव इट. सो दैट मींस दे ऑल आर टेकिंग द हेल्प. व्हाई नॉट यू? व्हाई नॉट अस? तो आप क्या समझते हैं कि आपका क्या पैगाम होगा इस कम्युनिटी के प्लेयर्स को कि जिम जाओ, ट्रेनिंग करो, Yes. या आर्म रेसलिंग साथ में साइड में रखो? उसका जो एक खास प्रोटोकॉल है. अब द क्वेश्चन इज दिस कि लड़कों को ये चीज़ पता नहीं है कि उनको उनकी जो कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस है या उनकी जो इन्फ्लेमेशन का पूरा एक स्पैन है उसका ऑन सेट ऑफ सेट टाइम है. बहुत सारे लोगों को कॉर्टिसोल हाई कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस भी है. अब आप ट्रेनिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वीक में ये आर्म रेसलिंग का जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है कि आप इतने दिन जिम जाएंगे और इतनी वर्कआउट करेंगे और इतने दिन आपको आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करनी है या आर्म रेसलिंग से रिलेटेड मैचेस करने हैं, तो उसका जो गिवन प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं जो मैं बात पहले कर रहा था कि अगर आप अपनी नेशनल क्रिकेट टीम देख लें या आप इंग्लैंड की फुटबॉल की टीम देख लें तो उनके साथ एक फिजिकल ट्रेनर और कोच होता है जो उनको फिजिकली फिट और उस कंडीशन में लेके आता है जो उनके लिए सूटेबल है वो परफॉर्मेंस देने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है. आपने देखा है कि क्रिकेट में पहले 1-2 स्टार प्लेयर्स होते थे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. राइट नाउ हर प्लेयर को अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है. हर प्लेयर आपको सुपरस्टार लग रहा होगा. लाइकवाइज आप फुटबॉल में देख लें, ये वो दो स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्रिकेट हमारे पास और फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिसाइड दैट इसके साथ अगर एक बंदा देखे जी विदाउट नोइंग दिस कि उसकी बॉडी परफॉर्म कैसे कर रही है जब वो इसकी प्रैक्टिस करता है या जब इसका वो मैच खेलने जा रहा होता है. आई मीन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोर्टिसोल की बात की इस तरह, तो मैं एक और छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब आप आर्म रेसल कर रहे होते हैं तो यू फील अ बर्निंग सेंसेशन इन योर आर्म, डोंट यू? वो क्या है? दैट इज अ लैक्टिक एसिड बिल्डअप जो आपको कहता है बस छोड़ो, दैट इज माई लिमिट. नाउ व्हाट बॉडी बिल्डिंग डज फॉर यू कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करता है. अगर आपका कोच वेल इक्विप्ड है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, तो वो आपको उस लेवल को चेंज कर देगा. आपका लैक्टिक एसिड देर से बिल्डअप होगा. नॉट जस्ट बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग इट ओवर एंड अगेन, बट एक्चुअली देयर आर अदर वेज, very secretive things जो आप लोग you were deprived of it for all your life. You have no idea कि इस चीज को कैसे कोप किया जा सकता है. How do you comprehend the notion of bringing performance enhancement into arm wrestling? मतलब आपके अंदाजों में
परफॉर्मेंस एनहांसमेंट आर्म रेसलिंग के अंदर किस तरह फिट बैठती है? It's pretty simple. You see WWE, all right? यस. Every player is enhanced. They look on camera. People love them because they are big, they are strong, they are aggressive. They all are enhanced. पाकिस्तान में भी रेसलिंग है, मे बी अमेरिका से बहुत पहले से है, but why it is not so popular? Because players are not of that level. Now once your players are at a level जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो लोग आपको जो है वो आइडियलाइज करना शुरू करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को आइडियलाइज करना शुरू करेंगे. यार आई विश मैं भी ऐसे कर सकता हूँ. तो हम क्या, ये तो जो सुपर एथलीट्स हैं, तो ये क्या नेचुरल है? और अगर नेचुरल है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नेचुरल है या नहीं है? इट्स प्रीटी सिंपल. जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू बताया था, इट इज बिग इंडिकेटर व्हिच लेट्स यू नो कि बंदा नेचुरल है नहीं है. उसकी एक सर्टेन रेंज होती है जहाँ तक इट्स वाइडली एक्सेप्टेड कि बंदा जो है वो नेचुरल है, और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं, ईदर यू आर अ जेनेटिक फ्रीक और यू आर एनहांस्ड. इट्स सिंपल एज दैट. दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर जो कि आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं. रेस्ट बहुत सारे और तरीके. We can test you, we can see the amount of muscle you're carrying, aggressiveness, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Now how important it is for your sport to be a very very competitive, very very aggressive at the moment of the match. It's a winning or losing thing. कि अगर आपके अंदर aggression है, focus है, and you simply feel like unbeaten, तो फिर आपकी वो परफॉर्मेंस आएगी. मे बी आपका अपोनेंट आपसे स्किल वाइज या स्ट्रेंथ वाइज अच्छा हो, बट दैट एग्रेशन, दैट फोकस, दैट विनिंग urge inside you actually is going to help you out to win that match. All these things comes from PEDs. I repeat, that is PEDs. We call it performance enhancement drugs. Don't just use it because others are using it. Use it very intelligently. It does not just involve steroids and all that. It's a whole lot of drugs into it. And when we stock it in a right way, it will produce a magical performance, which we see on YouTube and every here and there. Like, I've seen Sarah Beckman beating big guys. How can a woman have such a strength? So thing is this, they all are enhanced. I mean, have you seen a recent condition? Yes, sir. I mean, can you explain it that one can have that condition without being enhanced? They all are enhanced. So that means कि enhance है और natural है, तो क्या यही एक reason है superiority की? नहीं, of course skill is always there. सजाद भाई, क्या ऐसा हमारे पास हमारे पास एक methodology या कोई ऐसा है हमारे पास इतने local players हों जो इस international criteria को meet करते हैं कि हाँ यहाँ पाकिस्तान से कोई बाहर जाए, यूरोपियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के इवेंट्स खेले, नैमरॉफ खेले या वर्ल्ड्स खेले, कोई भी खेले, WL खेले अमेरिका में जाके, या इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी होते हैं किसी में भी पार्ट ले, तो क्या वो स्टैंडर्ड, वो क्राइटेरिया मीट करते हैं? और अगर करते हैं तो आप, क्योंकि मैंने प्री स्टेट की आर्म रेसलिंग की जो डेवलपमेंट देखी है पिछले कई सालों में, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर गए और वो बहुत बुरी तरीके से उनका, क्योंकि वो क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहे थे, वो लेवल ही एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. 19-20 का डिफरेंस भी एक कहते हैं तो चलो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था. तो आप क्या समझते हैं कि वो लेवल डेवलप करने की ज़रूरत है, और है तो फिर उसका क्या, किस तरह से क्या प्रोटोकॉल होगा? ऑलराइट, देखें, जैसे आपने कहा प्लेयर्स बाहर खेलने गए हैं, प्लेयर्स बाहर खेलने जाते हैं, आप भी बाहर रह कर हैं, काफ़ी अच्छा, आपकी बड़ी अच्छी नज़र है इस चीज़ के ऊपर. देखें, वो एक तो मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आप किसी भी स्पोर्ट में, उसके अंदर डिसिप्लिन आपका होना, उसके अंदर आपका एक प्रॉपर प्रोग्राम पे अमल करते रहना, जो कि प्रोग्राम किसी एक्सपर्ट ने आपको बना करके दिया, और जो कि आप देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स बाहर खेलने गए हैं वो किसी प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे थे. उन्होंने नेशनल लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मैचेस खेले होंगे, विद इन द फेडरेशन एक आध कुछ मैचेस खेले होंगे, वहाँ वो स्टार बन चुके होंगे. दे हैव नो आइडिया कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या चल रहा है. एक तो उनको ये एजुकेशन दी जाए और समझाया जाए कि एक्चुअली जो वहाँ पे लेवल चल रहा है, उनके सिटी के लेवल या उनके स्टेट के लेवल या उनके नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल वो क्या है, और उसको बता दिया जाए कि ये सर्टेन लेवल है और आपको ये मीट करना है उनको बीट करने के लिए. तो वो अगेन एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनता है, जैसे मैंने आपको बताया. उस प्रोग्राम में
उनकी डेवलपमेंट की जाती है। नेचुरल फ्लेयर होगा, टैलेंट होगा, पोटेंशियली वो इस लायक होगा कि वो इंटरनेशनल मैचेस खेल सके और वहाँ से कुछ हमें जीत के ला के भी दे सके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। लेकिन देखें कि वो जब किसी ख़ास किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने स्किल की बुनियाद पे वहाँ जा कर के परफॉर्म करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि वो तो काफ़ी पीछे, उसका वो लेवल ही नहीं है कि वो स्टेट लेवल पे भी वहाँ में भी किसी को आउट परफॉर्म ना कर सके। तो फॉर दैट ही नीड्स टू नो फ्यू थिंग्स। वन इज़ दिस कि भाई लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे उस लेवल को मीट करने के लिए करना क्या है। और इस काम के लिए उसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो ये काम जानते हैं। इट्स नॉट जस्ट स्किल पॉलिश होगी, वो भी जैसे हमारे पास आर्म रेसलिंग के अच्छे कोचेज और प्रोग्राम्स हों जिसको काम करके उस लेवल को अटेन करे, और कंडीशन और स्ट्रेंथ तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया मैटर करती है, तो ही वो उस लेवल पे परफॉर्म करके हमारे कुछ ला सकते हैं। चूँकि आप एक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा PWF का देख रहे हैं, तो क्या आइंदा आने वालों सालों में ये मुमकिन होगा कि बाहर से भी आके प्लेयर्स हमसे हमारे यहाँ कम्पीट करेंगे हमारे लेवल पे? एक होता है कि ऑनरेडी गेस्ट बुलाना तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन जो कम्पेटिटिव स्किल्स हैं इनकी, वो होंगी आइंदा कुछ सालों में? आपको लगता है ऐसा कि अगर कंडीशनिंग मेथड्स ये हमने जो बनाए हैं इस वक्त और हम अब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट, आप तो माहिर हैं इस काम के और आप आई एम वेरी मच श्योर कि यू आर गोइंग टू डू बेस्ट ऑफ द जॉब, तो अब बाहर से प्लेयर्स आके यहाँ कम्पीट करने के चांसेस आपको क्या दिखता है? देखिए, इसमें एक दो फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनके लिए अट्रैक्शन हो यहाँ आने में, आपका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ हो जो कि सपोर्टिव हो कि वो उसके अखराजात भी उठा सके, और आपके पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम हो जिसको ये पता है कि ये एक्सिक्यूट कैसे करनी है इवेंट। तो स्किलफुल लोग आपको रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट के मतलब ठीक है आपके विद इन द फेडरेशन कुछ लोग होंगे, आप उनको जिम्मेदारियां दे के ये इंटरनेशनल इवेंट नहीं करा सकते। यू नीड टू हैव पीपल, यू नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड टू हैव फाइनेंसेस फॉर दैट कि आप उसको मीट कर सके। बिसाइड दैट उन प्लेयर्स के लिए कुछ चैलेंजिंग यहाँ होगा तो वो आएंगे। So, do we have something on the behalf of Pakistan or Missing Falcons? Pretty soon, inshallah, future में आप देखेंगे we've got plenty of plans for arm wrestlers here in Pakistan. I know पहले कैसे काम चल रहा था यहाँ पे, और अब जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह एक पैराडाइम चेंज होगा। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं होगी। You will see money into it, you will see sky high performances। आपको अब तक आप सिर्फ ये देखते रहे हैं कि जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं या जो हमारे एशियन प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बट सून, प्रिटी सून इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू लुक पाकिस्तान के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वील फाइंड आउट द टैलेंट, वील हंट इट, वील प्रिपेयर देम, वील कंडीशन देम। और फारूक हैं, ही इज गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न द स्किल्स। हमारे पास और बहुत सारे टीम है जो मौजूद है। वी आर ब्रिंगिंग द टॉप नॉच गैजेट्स जिसकी मदद से आप उस लेवल पे पहुंचे, एंड प्रिटी सून आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स हो रही होंगी, बिकॉज वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर ओवर हेयर, जो कि बिल्कुल आप देखेंगे ग्रास रूट से लेके अपर लेवल तक मौजूद होगा। एंड दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू सपोर्ट अस टू एक्चुअली ये इवेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करें सक्सेसफुली। उसके अंदर बहुत सारी अट्रैक्शंस होंगी, उसके अंदर आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास इंतजामात होंगे, उसके अंदर पैसे होंगे, रिवॉर्ड्स होंगे, इनामात होंगे, कवरेज होगी। यू गाइज आर सून विल बी स्टार्स, क्योंकि इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे जो आपने इतना अर्सा अपनी स्किल डेवलप की है उस स्किल को मज़ीद इन्हांस करके हम आप उस लेवल पे आएँ कि आपको लोग पहचानें कि आप आर्म रेसलर हो। आर्म रेसलिंग एज एन स्पोर्ट पाकिस्तान में मानी जाए और देखी जाए और समझी जाए और आप लोगों को स्पोर्ट्समैन कहा जाए। तो इंशाल्लाह आई एम पॉजिटिव कि हम इस चीज़ को करेंगे। Thank you Sijad bhai for being on the show. I really appreciate the valuable time and information. Guys, there is lot to come in upcoming episodes. Keep watching Table Talk with PWF.